फिल्म की शुरुआत में दो बड़ी माइनिंग कंपनीज को दिखाया जाता है, जया प्रकाश और राजेंद्र ग्रुप नाम की। ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जया प्रकाश अपने बिजनेस की कामयाबी और जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों कंपनी की नजर एक प्रोजेक्ट पर होती है जो $3 मिलियन की होती है। जया प्रकाश ये प्रोजेक्ट अपने नाम करने वाला ही होता है कि राजेंद्र ग्रुप मानो उसके मुंह के सामने से निवाला छीन लेते हैं और प्रोजेक्ट अपने नाम करवा लेते हैं और प्रकाश की हालत तड़पती हुई मछली की तरह हो जाती है। राजेंद्र ग्रुप्स के चेयरमैन खुद राजेंद्र होते हैं, यानी कि पापा जी। वो अपने धंधे को बढ़ाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। मतलब रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। कहने को परिवार एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। पापा थोड़े घमंडी स्वभाव के होते हैं, इतना कि वो अपनी बीवी से भी सीधी मुंह बात नहीं करते। यहाँ तक कि वो अपने बेटे जय और अजय को बेटा नहीं समझते, किसी रेस के घोड़े की तरह ट्रीट करते हैं। कुल मिला के पापा अपने आगे किसी की नहीं सुनते। उन्हें घंटा किसी के इमोशन से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो बस बिजनेस की तरक्की से। इसके बाद गौतम नाम के इन्वेस्टर घर आते हैं, ये देखने की वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भरोसेमंद है कि नहीं। तो यहाँ पापा अपनी परिवार के सभी सदस्य से रूबरू करवाते हैं, जहाँ हम देखते हैं उनके बड़े बेटे जय जो कि शादीशुदा होते हैं और उनकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 14 साल। फिर दूसरे बेटे अजय, वो भी शादीशुदा होते हैं और उनके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इसके बाद पापा की रानी को दिखाया जाता है, यानी कि माता जी को। और आखिरी में पापा के मित्र डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है, जो पापा के बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं। इन्वेस्टर सबसे मिलकर बहुत ही खुश होता है और पापा से एक सवाल करता है कि आपने सबसे मिलवाया, लेकिन आपने अपने सबसे छोटे बेटे का जिक्र तक नहीं किया। तो यहाँ पापा की बातों से प्रतीत होता है कि वो छोटे बेटे विजय से नफरत करते हैं और विजय भी उन्हें खासा पसंद नहीं करता है। फिर विजय को दिखाया जाता है जो मस्त याशी काट रहा होता है। उसे ट्रैवलिंग का बहुत ही शौक होता है, तो वो बाइक उठाता है और दुनिया के शहर पे निकल जाता है। अब लड़का मस्त मगन होकर घूम रहा है, तो ये मत समझिए कि वो नल्ला है। उसने अपना खुद का ऐप बनाया होता है जिसको उसने ट्रैवलिंग के दौरान एक्सप्लोर किया था। और एक स्टार्टअप इंडिया में विजय अपने ऐप आइडिया को दिखाता है ताकि उसे कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल सके। वो अपने ऐप के फायदे बता रहा होता है। इसी बीच एक इन्वेस्टर विजय को ताना मारते हुए बोलता है कि आपके पापा तो इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर भी, तो उन्होंने आपके ऐप में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? क्या आप लोग के रिश्ते में अनबन है? ये सुनकर विजय गुस्सा करते हुए बोलता है, ये आइडिया मेरा है और पापा का बिजनेस पापा का है और मैं खुद के दम पर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है 7 साल पहले, जहाँ पापा के महल में पार्टी चल रही होती है और पापा सभी मेहमानों के सामने अनाउंस करते हैं कि अब से मेरे दोनों बेटों की तरह विजय भी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगा और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन विजय ये सुनकर खुश नहीं होता है और जवाब देता है कि मुझे आपके फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है जिसमें मेरी खुद की पहचान होगी और मैं आपके दोनों बेटों की तरह काबिलियत के रेस में नहीं दौड़ना चाहता हूँ। वो कठपुतली बन चुके हैं जिसे आप अपने हिसाब से नचाते हैं। आपने भले ही इतना बड़ा महल बना लिया हो, लेकिन इस महल में आप अकेले हैं। यहाँ बस नाम के रिश्ते हैं, अंदर से सब खोखला है। यहाँ पर पापा आग बबूला हो जाते हैं और विजय को घर से बाहर निकाल देते हैं और विजय भी खुशी खुशी चला जाता है क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी जो उस घर में नहीं मिल रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ माँ पापा से पूछ रही होती है, अगले महीने आपका जन्मदिन है तो सृष्टि पूर्ति की पूजा रखवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर पापा को लगता है कि पूजा होगी तो विजय भी घर के अंदर जरूर आएगा, इसलिए पापा पूजा के लिए इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं, मेरे जीते जी इस जन्म में विजय इस घर में कदम नहीं रख सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब घबराते हुए पापा से मिलने आते हैं। डॉक्टर पापा को बताते हैं उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है और इसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। ये सुनकर पापा एकदम सुन्न हो जाते हैं। हम समझ ही सकते हैं कि उन्हें कैसा लग
लग रहा होगा। फिर डॉक्टर ये भी बताते हैं कि पापा के पास सिर्फ 7 से 8 ही महीने बचे हैं। पापा बड़ी ही दबी आवाज में बोलते हैं, ये बात और किसी को मत बताना, ये सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अब पापा मौत को नजदीक आता देखकर सोचते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने सुधा को दुख दिया है, अब 2 पल की खुशी देकर ही जाऊंगा। इसलिए वो मम्मी की सारी बातें मानने लगते हैं और पूजा के लिए हामी भर देते हैं। फिर माता जी विजय को कॉल करती हैं और पूजा में आने के लिए बोलती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें देखे 7 साल हो गए हैं, इस बार मेरे खातिर तो आ जाओ। पर विजय मना कर देता है क्योंकि पापा के प्रति उसके मन में नफरत होती है। हालांकि कहीं न कहीं वो पापा से प्यार तो करता ही था। और अगले ही दिन विजय माँ से मिलने आ जाता है। वो पूरे 7 साल बाद घर के अंदर अपने शुभ कदम रखता है। विजय को देखकर माँ बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन पापा अपनी खुशी जाहिर नहीं करते हैं और ना ही बात करते हैं और बाकी सदस्य विजय को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर विजय रसोइया से मिलता है। वो उसे घर की हर एक छोटी बड़ी बातें बताता है कि कैसे ये लोग रिश्ते निभा रहे हैं। प्यार और लगाव किसी का किसी से भी नहीं है। अब अरसों बाद विजय माँ के साथ खाना खा रहा होता है और माँ की मुस्कुराहट बयां करती है कि कितने अरसों बाद माँ इतने खुश हैं। पार्टी चल रही होती है। उसी दौरान दोनों भाइयों के सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, यानी कि जय और अजय के। हमें पता चलता है कि जय का किसी बाहर वाली के साथ चक्कर चल रहा है और ये बात भाभी को अभी तक पता नहीं है। वहीं अजय भैया ने अपने किसी काम के लिए बाहर के इन्वेस्टर से करोड़ों का उधार लिया होता है और ये दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि ये बात पापा तक पहुँचे। अगर उन तक ये बात पहुँचेगी तो चेयरमैन की कुर्सी इनसे छीन सकती है। अब इनके ये सीक्रेट्स पापा तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन ये सीक्रेट्स पापा के दुश्मन यानी कि जया प्रकाश को पता चल जाती है। इसके बाद बड़ी भाभी और उनकी बहन दिव्या बातचीत कर रहे होते हैं। दिव्या बोलती है, अब तुम जीजू को तलाक दे दो, वो तुम्हारे रिश्ते के काबिल नहीं है। लेकिन भाभी इनकार करती है कि मैं ऐसे तलाक नहीं दे सकती हूँ। यानी बड़े भैया जो बाहर रंगरलियां मना रहे हैं, उनकी वजह से भाभी का जीवन बेरंग हो रहा है। इसलिए उनकी बहन चाहती है कि वो तलाक दे दे ताकि आजाद रह सके। इसके बाद विजय और दिव्या के बीच आशिकी शुरू हो जाती है। वहीं पापा के हाथ से एक बड़ा टेंडर निकल जाता है और वो टेंडर उनके दुश्मन जया प्रकाश को मिल जाता है। पापा ऑफिस में सब पर भड़कते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम सब के अलावा टेंडर के डिटेल्स किसी के भी पास नहीं थे, तो जया प्रकाश को ये कैसे मिला। पापा बोलते हैं, जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय पापा की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें विजय के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि उसके ऐप के लिए इन्वेस्टर ने 250 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिसके लिए विजय ने घर में कदम रखा था। पापा जी का हैप्पी बर्थडे। अब इनके पूजा के हिसाब से पापा मम्मी की दोबारा शादी हो रही होती है। तभी जय की बाहर वाली वहाँ आ जाती है और तमाशा शुरू कर देती है, तो भाभी भैया को कस के थप्पड़ मारती है और ये नजारा वहाँ मौजूद हर एक मेहमान देख लेता है। पापा ये नजारा देखकर सर झुका लेते हैं और सब लोगों को जाने के लिए बोल देते हैं। इतने में वो इन्वेस्टर भी आ जाता है जिसने अजय भैया को करोड़ों रुपए का उधार दिया था। वो पापा को सच बताते हुए एक नोटिस देता है कि मुझे सूद समेत मेरे पैसे वापस चाहिए और ये भी कहता है कि आपके हाथ से जो टेंडर निकल गया था इसके पीछे आप ही के बेटे अजय का हाथ है, उसी ने जया प्रकाश को इन्फॉर्मेशन दी थी। ये सुनकर पापा का दिल टूट जाता है। जिन बेटों को वो शेर मानते थे, उन पे भरोसा करते थे, उन्होंने ही पीठ में छुरा भोग दिया था। इसके बाद अजय भैया और इन्वेस्टर में कहासुनी होने लग जाती है, जिसके चलते भैया की धुलाई शुरू हो जाती है। तो वहीं भैया को पिटता हुआ देखकर विजय मैदान में कूद पड़ता है और उन्हें बचा लेता है। इतने तमाशे के बाद सारे मेहमान वापस चले जाते हैं। तभी पापा के पास जय प्रकाश का कॉल आता है और वो बोलता है, तुम्हें बिजनेस की दुनिया के बारे में भले ही सब ज्ञान हो, समझ हो, लेकिन तुम्हारे परिवार
परिवार में क्या चल रहा है ये तुम खुद नहीं जानते, उनके पास होकर भी तुम दूर हो। तो ये थी मेरी चाल, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद विजय बैग पैक कर रहा होता है वापस जाने के लिए। तो वहाँ पापा आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा जाना जरूरी है, थोड़े दिन और रुक जाओ। पर विजय सीधे मना करते हुए बोलता है आपके दोनों सिक्के खोटे निकले, तो अब आप मेरे पे बाजी लगाने आए हो। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी रेस में दौड़ने का। और अपना बैग उठाकर माँ को टाटा बाय बाय बोलकर घर से निकल जाता है और पापा देखते रह जाते हैं। इसके बाद पापा मायूस होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो समंदर चल रहा होता है वो किसी से कह नहीं पाते हैं। फिर माँ बोलती है विजय वापस आ गया है। तो माँ विजय से पूछती है तुम गए नहीं, क्या हुआ? तो विजय बताता है माँ मैं जा नहीं पाया। और इतने में पीछे से डॉक्टर को आता हुआ दिखाते हैं, यानी कि डॉक्टर ने विजय को सारी बातें बता दी थी। अब कई सालों बाद पापा और विजय दिल खोल कर बात कर रहे होते हैं। पापा बोलते हैं तू जब जा रहा था ऐसा लग रहा था मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। अपनों को हार कर दुनिया जीतने का क्या फायदा। जिस दिन मैंने अपनी मौत की खबर सुनी ऐसा लगा मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस झूठी शान के जहाँ मैं अकेला खड़ा हूँ। इस दुनिया में बस तू ही है जिसने मुझे गलत कहने की हिम्मत रखी। अब तू ही सब ठीक कर सकता है। मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबका ध्यान तू रखे और ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ के लिए मांग रहा हूँ। तेरी माँ ने पूरी जिंदगी इस परिवार के नाम कर दी और मैंने उसे सिर्फ दुख, दर्द और आंसू ही दिए हैं। इसलिए मरने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि उसे मुस्कुराता हुआ देखूं। अब तेरे ही हाथ में है कि तू सब ठीक कर सकता है कि नहीं। और नम आंखों के साथ पापा विजय का हाथ पकड़कर बोलते हैं ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा। इसके बाद पापा मीडिया में अनाउंस करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा अभी तक साथ दिया था, पर अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और इस चेयरमैन की कुर्सी पर मेरा वारिस विजय बैठेगा। अब वही मेरी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। ये खबर सुनकर जया प्रकाश से लेके पापा के दोनों बेटों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ विजय की मस्त सूट बूट में धमाकेदार एंट्री होती है और चेयरमैन की कुर्सी पे तशरीफ रखता है। और तभी दोनों भाई घुर्राते हुए पापा के पास पहुँच जाते हैं और बरसना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं अगर आपका छोटा बेटा ही वारिस था तो हम लोग कौन हैं? बस हमारी छोटी सी गलती की वजह से आपने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया। आपने ही हम भाइयों में लड़ाई करवाई थी और आज आप शांत खड़े हैं। आपने ही तो बोला था जो रेस में अच्छे से दौड़ेगा वही वारिस बनेगा। इतने में विजय भी वहाँ आ जाता है और पापा की तरफदारी करते हुए बोलता है तुम दोनों किस रिश्ते की बात कर रहे हो जिसमें प्यार नहीं दौलत नजर आती है। और तीनों भाइयों में कहासुनी होने लग जाती है जिसपे दोनों भाई घर छोड़कर चले जाते हैं। माँ बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं रुकता। अब यहाँ बात धन दौलत और जायदाद की हो जाती है तो बड़ा भाई विजय की जान का दुश्मन बन जाता है और उस पे जानलेवा हमला करवाता है। लेकिन विजय अपने एक्शन के जादू से सबको उड़ा फेंकता है और भैया फिर से हार की लात खाते हैं। विजय की चुनौतियाँ भाइयों तक ही सीमित नहीं रहता। अब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स विजय के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि विजय चेयरमैन की पद पर बैठे। इसके पीछे अजय भैया का हाथ होता है। तो विजय इस चुनौती को भी मात दे देता है और बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए सभी बोर्ड मेंबर्स के वोट अपने नाम कर लेता है। फिर हम देखते हैं माँ उदास बैठी होती है तो विजय जाके पूछता है माँ क्या हुआ। और दोनों की बातचीत से पता चलता है कि भाभी बड़े भैया को डाइवोर्स दे रही हैं और पेपर्स भिजवा देती हैं ताकि भैया साइन कर दे। तो माँ विजय से बोलती हैं तू मेरे लिए भाभी को घर वापस लिया, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का घर टूटे। और अपनी माँ की बात मानते हुए विजय भाभी के घर जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन भाभी ने इस बार फैसला कर लिया था कि वो अपने पति से छुटकारा लेकर रहेंगी। वहीं दिव्या भी विजय को बोलती है दीदी का फैसला सही है और मैं उनके साथ हूँ। इसके बाद राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के माइनिंग साइट पर ताला लग जाता है और इसके पीछे भी उन दोनों भाइयों का ही हाथ होता है। इस बार वो दोनों भाई हद पार कर देते हैं और जया प्रकाश के साथ
साथ हाथ मिला लेते हैं ताकि वो पापा को बर्बाद कर सके और अपना बदला ले सके। अब एक बाप के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या ही हो सकता है कि उनके बेटे दुश्मनों के साथ मिलकर बाप को ही नीचा दिखाने लगे। पापा को पता चलता है कि 15 दिन में फिर से माइंस के टेंडर्स भरने वाले हैं और जो जीतेगा कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही मिलेगा। तो विजय पापा को हिम्मत देता है कि पापा सब सही हो जाएगा। अब दोनों कंपनीज टेंडर जीतने के लिए हर एक कोशिश करती है और आखिरी में जीत विजय की ही होती है, यानी कि पापा की। और एक बार फिर से दोनों सुपुत्र और जया प्रकाश हार की लात खाते हैं। विजय अपने भाइयों से एकदम अलग था। उसके भाई कभी भी मजदूरों की इज्जत नहीं करते थे और ना ही उनकी जरूरतों को समझते थे। पर विजय माइनिंग साइट पर जाता है और करीब से सभी मजदूरों से मिलता है और उनकी इच्छाओं को पूरी करता है। ये होती है एक अच्छे और सच्चे बिजनेसमैन की खासियत, जो अपने बिजनेस के साथ साथ वहाँ काम करने वालों की भी फिक्र करे और कदर करे। इसके बाद हम देखते हैं घर वाले बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि प्रिया यानी कि बड़े भैया की बेटी लापता हो जाती है। तो छानबीन करने के बाद पता चलता है कि प्रिया बबल नाम के ऐप से एक लड़के से मिलती थी और काफी समय से वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर पुलिस वाले बताते हैं प्रिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है और जिस एरिया में उसे लेकर गए हैं वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो विजय प्रिया की तलाश में निकल जाता है और अपना एक्शन गिरी दिखाते हुए वहाँ के गुंडे को पोल से लटका देता है ताकि उसके साथ ही प्रिया को सही सलामत वापस ले आए। और होता भी यही है। प्रिया को सही सलामत देखकर परिवार वाले राहत की सांस लेते हैं और भाभी डिसाइड करती हैं वो घर छोड़कर नहीं जाएंगी बल्कि अपने ससुराल वापस जाएंगी। पर बड़े भैया अभी भी गुस्से की आग में जल रहे होते हैं, इसलिए वो घर वापस नहीं जाते। यहाँ प्रिया के साथ जो भी हुआ था उसमें परिवार वाले और माँ बाप की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसे कभी घर में वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। इसलिए वो प्यार बाहर तलाशने निकल जाती है जिसकी वजह से वो शिकार बन जाती है। अब अगले दिन जय भैया सब भुलाकर घर वापस आ जाते हैं और सबसे माफी मांगते हैं और विजय को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पापा भी जय भैया को माफ कर देते हैं क्योंकि वो कुछ पल पूरे परिवार के साथ बिताना चाहते थे। अब सीरियस माहौल के बाद आपको विजय और दिव्या में नोक झोंक देखने को मिलता है और थोड़ा सा रोमांस का तड़का भी। अगली सुबह पापा की तबीयत बिगड़ जाती है। सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागते हैं जहां सब लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है कि पापा के पास बहुत ही कम समय बचा है या यूं कहे समय है ही नहीं। अब सब बहुत ही डरे और दर्द में नजर आ रहे होते हैं। पापा होते हैं। उन्हें खोने का सोचकर ही अजीब सी घबराहट होने लग जाती है। अब ये बात अजय भैया को भी पता चल जाती है लेकिन वो पापा से मिलने नहीं आते। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा जिए या मरे, पर माँ चाहती है कि पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। इसलिए वो विजय को भेजती हैं कि कैसे भी करके अजय को घर वापस लेकर के आ क्योंकि पापा उससे मिलना चाहते हैं। तो विजय पापा की ये आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हर एक कोशिश करता है और अपने भाई को उसी की भाषा में समझाता है और उसे आईना दिखाता है कि जया प्रकाश सांप है जो उसे डसने की फिराक में है। यहाँ अजय भैया और जया प्रकाश में कहासुनी होने लग जाती है जिस वजह से जया प्रकाश उसे पिटवाता है और विजय बाबू अपने प्रिय भाई को बचा लेते हैं। विजय जय प्रकाश को बोलता है अब बस करिए, आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? आपको वो करोड़ों की माइंस ही चाहिए ना, तो ले लीजिए, लेकिन अब रुक जाइए, थम जाइए। मेरे पापा के पास सब कुछ है लेकिन जब उन्हें मौत का एहसास हुआ तब उनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था, सुकून नहीं था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद तीनों भाई मुस्कुराते हुए पापा से मिलने जाते हैं और खुशी खुशी पूरा परिवार साथ खाना खाता है। अब फाइनली पापा की जो ख्वाहिश थी पूरे परिवार को एक साथ देखने की वो पूरी हो जाती है। फिर पापा और विजय बात कर रहे होते हैं जहाँ वो एक दूसरे को अपने दिल की बात शेयर करते हैं। विजय बोलता है पापा आप ही मेरे हीरो हो और हमेशा रहोगे, आई लव यू। और पापा भी अपने दिल की दास्तान विजय को बताते हैं और इसी खुशी के पल के साथ पापा का देहांत हो जाता है। फिर तीनों भाई मिलकर पिताजी के अस्थियों को बहा देते हैं और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। कोई भी परिवार रिश्तों के नाम से पूरा नहीं होता, वो पूरा होता है रिश्तों को निभाने से। जरूरत के वक्त अपनों के साथ
साथ खड़े होने से, सोच ना भी मिले फिर भी एक दूसरे का साथ देने से, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने से। कड़वाहट तो सभी रिश्तों में होती है, लेकिन जब सबको साथ लेकर चलो तब बनता है एक परिवार। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म से सीख मिल गई होगी। आज के समय में हम फोन को ही अपना परिवार मान लेते हैं, सोशल मीडिया को ही हम अपनी फैमिली मान लेते हैं। हम भले ही कोई इतने बड़े बिजनेसमैन ना हो, लेकिन फिर भी घर में हम ऐसा दिखाते हैं कि हम कितने ही व्यस्त इंसान हो, फोन में कुछ काम ना करते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रहते हैं। फोन तो हमारे पास आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, लेकिन जो परिवार हमारे पास आज है, हो सकता है आज रहे तो कल नहीं। इस वक्त का कोई भरोसा नहीं है, तो आप अपने परिवार को समय दीजिए, प्यार दीजिए, उनके साथ रहिए। फोन तो आप कभी भी कहीं भी चला सकते हो। जब आप घर में रहो तो अपने परिवार के साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए। ये पल बेहद ही कीमती है, इसे मत खोइए। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और फिल्म की कहानी कैसी लगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।